हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रीवियस 30 टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था। आज जो होने वाला है वो है सेट नंबर 31। अगर आप इसके पहले जो 30 सेट करवा दिया गया है वो आप नहीं देखे हैं तो आपके चैनल पे 30 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप वहां जाकर प्लेलिस्ट से विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। जो है फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारे होने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया है, कौन नील आयोग का अध्यक्ष था। फर्स्ट क्वेश्चन है, नील आयोग का अध्यक्ष कौन था। अगर बात किया जाए नील आयोग, तो नील आयोग का गठन 1860 में हुआ। नील आयोग का गठन 1860 में। वही नील विद्रोह का बात किया जाए तो 1859 में नील विद्रोह होता है और 1860 में नील आयोग का गठन किया जाता है, 1857 के क्रांति के ठीक बाद। और इसके अध्यक्ष है डब्ल्यू एस सीटनकर। ये नील आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा सही उत्तर। अगर बात किया जाए ऑप्शन के अनुसार, यहाँ पे है थॉमस रैले। तो थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग, वही 1944 में सर्जेंट आयोग का गठन किया गया था जो शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है सेकंड। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को जिसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था। अगर बात किया गया है यहाँ पे चार्ल्स द्वितीय, और ये एक अंग्रेज शासक होते हैं। इनका विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगनेंजा से होती है 1661 में। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रिगनेंजा की शादी अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय के साथ होती है, जिन्हें पुर्तगाल के द्वारा जीता गया क्षेत्र बॉम्बे 1661 में बॉम्बे जो दे दिया जाता है अंग्रेज के शासक चार्ल्स द्वितीय को दे दिया जाता है, जिसे चार्ल्स द्वितीय ने 1661 में इसे दे दिया गया चार्ल्स द्वितीय को। अब 1668 में देखा जाए तो 1668 में 10 पाउंड वार्षिक पे ब्रिटेन के शासक चार्ल्स द्वितीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है 10 रुपये वार्षिक पाउंड पे। वही अगर 1687 में जो देखा जाए तो 1687 में सूरत जो स्थापित किया गया था 1613 में सूरत में जो कंपनी स्थापना किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, वो चेंज कर दिया जाता है सूरत से बॉम्बे। केंद्र बिंदु जो बनता है सूरत से बनता है, वो बनता है बॉम्बे, वो बनता है 1687 में। तो यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा गया था कि किस राजकुमारी से विवाह हुआ था चार्ल्स द्वितीय का, तो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगनेंजा से। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 3। रामप्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान को फांसी किस षड्यंत्र के केस में दी गई थी। बात किया गया है रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान का, तो इन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में मुख्य अभियुक्त बनाकर इन्हें फांसी दिया गया था। रामप्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह के अलावा अगर बात किया जाए तो राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह भी थे, जो काकोरी केस षड्यंत्र से संबंधित थे, और इन्हें 1927 ईस्वी में, याद रखना है 1927 ईस्वी में इन्हें फांसी दिया गया। अगर बात किया जाए रामप्रसाद बिस्मिल का, तो रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल, इन्हें फांसी दिया गया था। अगर बात किया जाए अशफाक उल्लाह खान को, तो अशफाक उल्लाह खान को फैज़ाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में और रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दिया गया था। अगस्त 1925 में यह केस होता है काकोरी षड्यंत्र केस। इसे 2022 ईस्वी में यूपी सरकार के द्वारा इसे काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। कार्यपालक का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, और यह वर्णन किया गया है अनुच्छेद 53 का 1 में। 53 के 1 के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 53 का 1 में होता है। अगर वही बात किया जाए सरकार का प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। सरकार का प्रमुख जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। यहाँ बात किया गया था कार्यपालक अध्यक्ष, तो वो होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार नामित किया गया। यहाँ पे ध्यान देना है, नामित किया गया, निर्वाचन नियुक्त नहीं, तो नामित किया गया था 1861 में। ऑप्शन हो जाएगा डी।
एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार नामित किया गया था 1861 में। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। भारत का डेट्रॉइट, इसे कहा जाता है पीतमपुरा को। भारत का डेट्रॉइट, अगर बात किया जाए डेट्रॉइट का, तो यह जो मोटर वाहन उद्योग के लिए फेमस है। डेट्रॉइट जो स्थित है यूएसए में, जो यूएसए में स्थित है, और यह मोटर वाहन के लिए प्रचलित है। मोटर वाहन का निर्माण के लिए फेमस है डेट्रॉइट। और भारत का डेट्रॉइट का बात किया जाए तो यह कहा जाता है पीतमपुरा को। वही रूस का डेट्रॉइट कहा जाता है गोरखी को। कनाडा का डेट्रॉइट ओटावा नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा गलत मिलाया हुआ है। कनाडा का डेट्रॉइट ओटावा को नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक काल में समिति क्या था। आरंभिक वैदिक काल में समिति क्या था, तो यह एक प्रकार का लोकप्रिय सभा हुआ करता था, असेंबली हुआ करता था, जिसे समिति कहा गया था। सभा एवं समिति, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस पादप समूह में वास्तविक तना, पत्ता एवं जड़ नहीं पाया जाता है। किसमें वास्तविक तना, पत्ता एवं जड़ नहीं पाया जाता है, तो यह हो जाएगा थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा में वास्तविक जड़, तना, पत्ता नहीं पाया जाता है, ये हो जाएगा थैलोफाइटा। इसका एग्जाम्पल का बात किया जाए तो शैवाल थैलोफाइटा के अंतर्गत ही आता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया। हाइड्रोजन बम के आविष्कारक है एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम का आविष्कार, वही एटम बम का आविष्कार ऑटोहन के द्वारा एटम बम। अगर बात किया जाए एडिसन का, तो एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। बल्ब की खोज एडिसन के द्वारा। अल्फ्रेड नोबेल का बात किया जाए तो इन्होंने डायनामाइट की खोज की अल्फ्रेड नोबेल ने, और इन्हीं के सम्मान में हम नोबेल अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस परिघटना के कारण होता है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन कारण होता है अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन हो जाएगा ए, अपवर्तन के कारण। अगर बात किया जाए अन्य एग्जाम्पल का, तो कांच जो होता है वस्तु पानी में रखी हुई तिरछी या टेढ़ी दिखाई देती है, तथा मृग तृष्णा, ये सभी अपवर्तन का कारण होता है। परावर्तन के कारण हम ध्वनि को सुन सकते हैं, ध्वनि रिफ्लेक्ट होकर जो आता है, और प्रकाश का रिफ्लेक्ट होना भी यह परावर्तन पे बेस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बल में सम्मिलित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश जो था 1915 में, ध्यान देना है, 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बल में सम्मिलित हुआ था, तो यह था बुल्गारिया। ऑप्शन हो जाएगा बी, बुल्गारिया ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बल में सम्मिलित हुआ था, बुल्गारिया। अगर बात किया जाए बुल्गारिया, कैपिटल है सोफिया। नेक्स्ट है टिहरी बांध नदी के संगम पर स्थित है कौन सा। टिहरी बांध नदी के संगम पर कौन स्थित है, तो यह टिहरी बांध है भागीरथी और भिलांगना के संगम पर। भागीरथी और भिलांगना के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। नेक्स्ट देखते हैं किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोधकता क्या होता है। बात किया गया है अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर जिसमें हम मेनली यूज करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का। यहाँ पे बात किया गया है अर्धचालक का अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव हुआ, तो प्रतिरोधकता घटता है। अगर बात किया जाए अर्धचालक का, तो अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है, वही चालक में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है। याद रखना है, अर्धचालक में अगर तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता घटती है, वही चालक में तापमान को बढ़ाया जाए तो प्रतिरोधकता बढ़ती है। प्रतिरोधकता क्या होगा, तो बढ़ेगा। ठीक है, चालक में, वही अर्धचालक अपोजिट हो जाता है, घटता है। नेक्स्ट है 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया है। बात किया गया है यहाँ पे टीपू सुल्तान और मैसूर से, तो अंग्ल मैसूर याद रखेंगे। अंग्ल मैसूर युद्ध, 4 युद्ध हुए थे अंग्ल और मैसूर के बीच, और मैसूर का राजा टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध के फलस्वरूप 1799 में हुआ था, और टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद मैसूर का राजा बनाया गया था कृष्णराज तृतीय को। कृष्णराज तृतीय, ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है प्रीवियस बिहार एसआई में भी, तो ध्यान देना है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ से अन्य क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ से याद रखना है आंग्ल मैसूर युद्ध से। तो चारों आंग्ल मैसूर युद्ध देखना है किसके समय में भी हुआ, वो भी सब कंप्लीट करते हुए चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, तो इसमें से सोडियम सिलिकेट, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम फॉस्फेट, तो इसमें से ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। अगर बात किया जाए क्वार्ट्ज का, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 याद रखिएगा, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, तो ऑप्शन में लिख लीजिएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। तो अगर बात किया जाए अनुसूची का, तो भारत के संविधान में चार
भारत के संविधान में 8 अनुसूची का वर्णन किया गया था, जो बाद में अभी अगर बात किया जाए तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। और चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन का बात किया गया है। चौथी अनुसूची में ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर बात किया जाए पहली अनुसूची में, तो पहली अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच, केंद्र एवं राज्य का बात किया गया है। वही बात किया जाए अगर 10वीं में, तो 10वीं में दल बदल से संबंधित है, जो बाद में जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल। वही अगर बात किया जाए 5वां में, तो SC ST के एरिया प्रशासन का बात किया गया है 5वां में। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? बात किया गया है जालियांवाला बाग का, तो जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को, जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 शासनकाल होता है लॉर्ड चैम्सफोर्ड को। यह घटना घटित होती है 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किसमें चांदी नहीं पाया जाता है? इनमें से किसमें चांदी नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर का कंटेंट 0% होता है। अगर बात किया जाए जर्मन सिल्वर का, तो तांबा, निकेल और जिंक का जर्मन सिल्वर यह तांबा, निकेल और जिंक का मिश्रण होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें चांदी का कंटेंट 0% होता है, अर्थात चांदी नहीं पाई जाती है। जर्मन सिल्वर यह मिक्सचर होता है तांबा, निकेल और जिंक का। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 19। कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? एंजाइम जो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है, तो यह हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज स्टार्च के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वही अगर बात किया जाए पेप्सिन का, तो पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक है। अगर बात किया जाए लाइपेज का, तो यह वसा के पाचन में सहायक है। लाइपेज वसा का पाचन में सहायक है। अगर बात किया जाए इंसुलिन, तो यह अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है तथा शर्करा के नियंत्रण में यह भाग लेता है। इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है तथा शर्करा के निर्माण में यह भाग लेता है। यह पूछा गया था स्टार्च के पाचन में, तो यह हो जाएगा एमाइलेज। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो यह चेन्नई के पेराम्बूर में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा सी, चेन्नई के पेराम्बूर में। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 21। कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? इनमें से कौन प्रधानमंत्री हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कभी कार्य नहीं किए हैं? तो ये हैं चंद्रशेखर। ये देश के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में अपना योगदान दिया है। चंद्रशेखर पीएम बनने के पूर्व कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। अगर बात किया जाए चौधरी चरण सिंह का, तो ये बिलोंग करते हैं यूपी से। चौधरी चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। वही अगर बात किया जाए पीवी नरसिम्हा राव का, तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। अगर बात किया जाए एचडी देवगौड़ा का, तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं एचडी देवगौड़ा। चंद्रशेखर अगर बात किया जाए, तो ये देश के 8वें पीएम के रूप में अपना कार्य किया है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, क्लोरोजाइलिनॉल एवं टॉर्पिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो यह रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। क्लोरोजाइलिनॉल और टॉर्पिनॉल यह रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है, और इसे आप आसानी से जो डेटॉल रहता है उसमें आप देख सकते हैं। रोगाणुरोधक के रूप में यूज किया जाता है। मेनली डेटॉल या सेवलॉन जो होता है उसमें यह पाया जाता है, क्लोरोजाइलिनॉल और टॉर्पिनॉल। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? दूध को दही में परिवर्तित करता है कौन सा? तो यह है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वही अगर बात किया जाए ब्यूटायरिक एसिड का, तो यह खट्टे दही में पाया जाता है, खट्टे मक्खन में पाया जाता है ब्यूटायरिक एसिड। अगर बात किया जाए सिट्रिक एसिड का, तो यह खट्टे फलों में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। यहाँ पे हो जाएगा, बात किया गया था दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए, तो यह है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है? आनुवांशिक रूप से यानी कि जनरली मॉडिफाइड जो है रूपांतरित खाद्य पादप कौन है? तो यह है सुनहरी धान। इसमें विटामिन ए संचित कर दिया जाता है। इसमें प्रचुरता होता है, वो होता है विटामिन ए का। विटामिन ए इसमें एम्बेडेड किया होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन हो जाएगा डी, सुनहरा धान। यह आनुवांशिक रूप रूपांतरित खाद्य पादप है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 25। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बात किया गया है परमाणु रिएक्टर का, और परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में अगर बात किया जाए, तो ईंधन के रूप में U-235 और 38 का यूज़ किया जाता है। मेनली 235 का। अगर बात किया जाए मंदक में, तो मंदक में के रूप में ग्रेफाइट या ड्यूटेरियम का ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मंदक में ग्रेफाइट या ड्यूटेरियम का ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पूछा गया था ग्रेफाइट का, तो यह हो जाएगा मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से, तो खून की कमी या आयरन कमी होता है एनीमिया रोग। आयरन की कमी से होता है एनीमिया। वही अगर बात किया जाए विटामिन बी से होता है बेरी। स्कर्बी का बात किया जाए, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्बी रोग।
यहाँ पे पूछा गया था आयरन की कमी से, तो ये हो जाएगा एनीमिया, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा जिसे कहा जाता है, यह सबसे बड़ा अक्षांश रेखा होता है। यह इनमें से ब्राज़ील, सोमालिया, केन्या से गुजरता है, भारत से नहीं गुजरता है। भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है, कौन सा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा महादेश से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरता है, तो वो हमारा महादेश है अफ्रीका। इससे कर्क, मकर और विषुवत तीनों गुजरती है। वही अगर बात किया जाए भारत से, तो भारत से सिर्फ कर्क रेखा गुजरता है, विषुवत रेखा नहीं। भारत और विषुवत रेखा के बीच दूरी देखा जाए तो 876 किलोमीटर की दूरी है। 876 किलोमीटर की दूरी है विषुवत रेखा से। अगर वही बात किया जाए तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट ग्रेट निकोबार में स्थित है, और यहाँ से अगर विषुवत रेखा का दूरी देखा जाए तो यह है 876 किलोमीटर। नेक्स्ट है भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है, तो यह सतलज नदी पर है। भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण सतलज नदी पर किया गया है, और यह सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नंगल बांध, सतलज नदी पर निर्मित। अगर बात किया जाए रावी नदी पर, तो रावी नदी पर चमेरा और थीन बांध है। वही चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना है। ठीक है। नेक्स्ट है जोग जलप्रपात स्थित है कहाँ। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी पर, और इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। जोग या गरसुप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी है। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन सा है, तो अगर बात किया जाए जहां आरा का, तो ये शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी होती है, और इन्होंने शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अरबा के नाम से लिखा है। मुनिस अल अरबा के नाम से, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया। बात किया जाए गांधी जी का, तो गांधी जी का प्रथम आंदोलन जो भारत में होता है और व्यापक स्तर पर, वह है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। 1 अगस्त 1920 को, और इस दिन जो होता है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है, और इसी दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। बात किया जाए असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी द्वारा बतलाया गया 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन के समय 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति का नारा दिया गया था, और ये असहयोग आंदोलन एक पूर्ण रूप से अहिंसात्मक आंदोलन था। हालांकि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौराचारी में पुलिस की घटना का अंजाम दिया जाता है, पुलिसों को जलाया जाता है, जिस कारण गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है। 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था, ऑप्शन हो जाएगा ए। 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रखना है, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति का नारा दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 32, नकाशीदार कांच के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। नकाशीदार कांच के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए कांच पर लिखने के लिए, तो कांच पर लिखने के लिए अम्ल जो हम लोग यूज करते हैं वो है हाइड्रोजन फ्लोराइड अर्थात HF अम्ल का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड। नकाशीदार कांच के लिए किस अम्ल का, नकाशीदार अर्थात उस पर चित्र उकेरने के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का, ऑप्शन हो जाएगा डी, HF। अगर बात किया जाए HCl का, तो HCl हमारे मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला एकमात्र अम्ल है HCl। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया, तो यह था 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है तथा गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाला एक प्रमुख सहायक नदी के अंतर्गत आता है, और अमरकंटक से निकलता है, ऑप्शन हो जाएगा बी, अमरकंटक से। सोन नदी उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 35, पुगा घाटी कहाँ स्थित है। यह क्वेश्चन प्रीवियस बिहार एसआई में पूछ लिया गया है, तो याद रखना है पुगा घाटी यह लद्दाख में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा ए, पुगा घाटी लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा जनपद 6ठी और 4ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। 6ठी और 4ठी शताब्दी के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, वो था मगध अर्थात आज का पटना गया शाहबाद वाला एरिया। मगध यह सबसे महत्वपूर्ण
महाजनपद था। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बंगाल में अमला किसका अधिकारी होता था? बंगाल में अमला अधिकारी होता था, जमींदार का अधिकारी होता था। ऑप्शन हो जाएगा डी, जमींदार का अधिकारी होता था। नेक्स्ट है मुर्रा नस्ल है किसकी? मुर्रा, सूरती, जाफराबादी, ये सब भैंस का नस्ल है। ऑप्शन हो जाएगा बी, भैंसों के नस्ल है मुर्रा, सूरती, जाफराबादी। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? अगर बात किया जाए कैबिनेट मिशन का, तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। अगर बात किया जाए इसका आने का, तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आता है। इसके 3 सदस्य होते हैं और वो थे क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और लॉरेंस इसके 3 सदस्य होते हैं, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। नेक्स्ट है कौन सा अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं था? बात किया जाए अकबर के समय भूमि का वर्गीकरण 4 वर्गों में था। वो था पोलज, पड़ौती, बंजर और चाचर। पोलज, पड़ौती, बंजर और चाचर, अर्थात जरीबा भूमि का प्रकार नहीं था। ऑप्शन हो जाएगा डी, जरीबा भूमि का प्रकार नहीं था। पोलज, पड़ौती, बंजर और चाचर 4 प्रकार के भूमि का वर्णन किया गया है अकबर के काल में। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हमारा 41। सड़क सीमा संगठन अर्थात BRO की स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना मई 1960 में, 7 मई 1960 को BRO की स्थापना होती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर बात किया जाए BRO का, तो हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में स्थित है। स्थापना है 7 मई 1960 को। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 42 नंबर, अंकलेश्वर स्थित है कहाँ? अंकलेश्वर। अगर बात किया जाए अंकलेश्वर का, तो यह भारत का तेल क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रमुख तेल क्षेत्र है और यह गुजरात में स्थित है। अंकलेश्वर यह गुजरात में स्थित एक प्रमुख तेल क्षेत्र है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह 1856 में अवध का विलय जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट पर कुशासन के आरोप लगाकर अवध का विलय कर दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी के समय। अवध और उस समय अंतिम रूलर हैं वो हैं वाजिद अली शाह। याद रखना है अवध के अंतिम रूलर कौन थे? तो वाजिद अली शाह 1856 में जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट पर अवध राज्य का विलय कुशासन का आरोप लगाकर कर दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी के समय। ऑप्शन हो जाएगा ए, वाजिद अली शाह लास्ट रूलर होते हैं। नेक्स्ट है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो यह हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का बात किया जाए, तो इसमें कृषि का प्रमुख दिया गया था। वही दूसरे पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग से संबंधित था, जिसके अंतर्गत भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में प्रमुख इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है? तो यह हो जाएगा जिंक। ऑप्शन हो जाएगा सी। केवल धातु जो पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं वो हो जाएगा जिंक। ऑप्शन हो जाएगा सी, जिंक। नेक्स्ट है एक आर्द्र यानी कि नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं, तो तना के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिस कर निकलने लगती है। यह किस कारण होता है? तो यह कारण जो होता है वो होगा मूल दाब के कारण। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सल्तनत काल में दीवाने अर्ज की विभाग के संस्थापक कौन था? दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसके द्वारा दीवाने अर्ज विभाग था, यह किस चीज़ से संबंधित था? तो यह एक सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। दीवाने अर्ज संस्थापक हैं बलबन और यह सैन्य विभाग से संबंधित था। बलबन सैन्य विभाग से संबंधित था दीवाने अर्ज। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 48। पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य यह लक्षद्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रखना है, लक्षद्वीप में स्थित है और यहाँ द्वीपों की संख्या है 36। पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य है, एकमात्र पक्षी अभयारण्य है लक्षद्वीप में। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 49। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यह IMF द्वारा किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट है यह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है? वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सहभोजिता। सहभोजिता अर्थात दोनों को इसमें प्रॉफिट होता है, किसी को लॉस नहीं, तो यह कहलाएगा सहभोजिता। ऑप्शन हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 51। प्राचीन भारत में जंगलवासी को किस नाम से जाना जाता था? जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो कहा जाता था निषाद। जंगलवासी को निषाद के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 52। किसमें डेप्सा पास स्थित है? डेप्सा दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा है डेप्सा पास। डेप्सा पास हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर बात किया जाए उत्तराखंड में तो माना, नीति और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। वही अगर बात किया जाए नाथुला और जयलेपला का तो यह सिक्किम में स्थित है। और अगर बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश में तो बोमडिला, यांग्याप और दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में याद रखना है डेप्सा पास हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिला पास भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? इनमें से अगर बात किया जाए वाहिनिका, वाहिका, चालिनी नालिका एवं तंतु का तो इनमें से चालिनी नालिका जाइलम का भाग नहीं है। बात किया जाए अगर जाइलम और फ्लोएम का तो जाइलम का कार्य शरीर पौधे से के जड़ों से रासायनिक तत्व एवं खनिज का पत्तियों तक पहुंचाना कार्य होता है जाइलम का। वही फ्लोएम का कार्य पत्ती से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है। इसमें जाइलम का भाग पूछा गया था तो जाइलम के 3 भाग होते हैं वाहिनिका, वाहिका, वाहिनिका एवं तंतु। चालिनी नालिका यह जाइलम का भाग नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा सी, चालिनी नालिका। नेक्स्ट है कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है इनमें से कौन सा? तो अगर बात किया जाए भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं और इसमें सम्मिलित है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? कैप्रोलैक्टम का प्रयोग नाइलॉन 6 के निर्माण में किया जाता है। यह नाइलॉन 6 का मोनोमर है कैप्रोलैक्टम। नाइलॉन 6 का मोनोमर है कैप्रोलैक्टम। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, नाइलॉन 6। नेक्स्ट है स्वेथलिंग कप। स्वेथलिंग कप का संबंध किस खेल से है? तो यह है टेबल टेनिस से। स्वेथलिंग कप का संबंध है टेबल टेनिस से। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? हस्तिनापुर, इसका उत्खनन 1950 से 52 के बीच हुआ। 1950 से 52 के बीच। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? बात किया जाए अगर मायोपिया का तो मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि दोष होता है और निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं अवतल लेंस का। वही दूर दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया और उसे दूर करने के लिए हम प्रयोग करेंगे उत्तल लेंस। दूर दृष्टि को बात किया जाए तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग, वही अवतल लेंस का प्रयोग, अवतल लेंस के द्वारा मायोपिया को ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। 59 में बोला गया है निम्न श्रेणियों में से कौन सा पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? बात किया गया है वेस्टर्न घाट का। तो वेस्टर्न घाट का विस्तार अगर देखें तो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट का विस्तार पाया जाता है, जिसके अंतर्गत अनायमुदी, कार्डमम और पालनी पहाड़ियाँ हैं। अगर बात किया जाए कॉमेट पर्वत का तो कॉमेट पर्वत यह उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो यह हो जाएगा कॉमेट, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वही बात किया जाए अनायमुदी यह दक्षिण भारत की सब ऊंची चोटी में से एक है। अनायमुदी, पालनी और कार्डमम ये सभी दक्षिण भारत की चोटियां हैं। वही कॉमेट यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 60। कृष्णदेव राय का बात किया गया है। कृष्णदेव राय ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? बात किया गया है कृष्णदेव राय का तो यह तुलु वंश के प्रमुख शासकों में से थे। प्रमुख शासक का बात किया जाए अगर तुलु वंश का तो ये होते हैं कृष्णदेव राय और इन्होंने अपने माता के नाम पर नगर बसाया था नांगलपुरम। अगर बात किया जाए नांगलपुरम यह कृष्णदेव राय द्वारा स्थापित अपने माता के नाम पर था। और अगर बात किया जाए कृष्णदेव राय का तो यह बाबर के समकालीन होते हैं कृष्णदेव राय। और बाबर ने अपने आत्मकथा तुजु के बाबरी में 6 भारतीय शासक में एक प्रमुख हिंदू शासक के रूप में बाबर द्वारा कृष्णदेव राय का वर्णन किया जाता है। कृष्णदेव राय और ये बाबर के समकालीन थे और इन्होंने अपने माता के नाम पे नांगलपुरम नामक जगह का निर्माण किया था। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है एक गैस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ यानी कि CO के साथ क्रिया करती है परंतु NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं। वह गैस कौन सा है? तो वो हो जाएगा क्लोरीन कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिक्स करके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण करता है। ये है क्लोरीन। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? बात किया गया है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का तो इसका वर्णन अनुच्छेद 148 में, वही इनके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 149 में वर्णन किया गया है इनके कार्यों का
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पद का वर्णन 148 में और उनके कर्तव्य का वर्णन 149 में किया गया है। इसमें बोला गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान होता है? तो यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अगर बात किया जाए ऑप्शन का, तो यह है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने का प्रक्रिया है। जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार ठीक कैग को भी हटाने का प्रावधान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हमारा 63। कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? जलीय खरपतवार जो सबसे हानिकारक है वो है आइकोर्निया, और इसे आप जलकुंभी के रूप में जानते हैं। जलकुंभी या आइकोर्निया यह विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। ऑप्शन हो जाएगा वो ए। नेक्स्ट है कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बात किया जाए सार्क का, तो सार्क के अंतर्गत मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये सभी सार्क का सदस्य हैं। हालांकि यहाँ पे जो ईरान होगा वो सार्क का सदस्य नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? मुगल सम्राट जिसके समय में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया था वो था शाहजहां के समय। ऑप्शन हो जाएगा सी। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? बौद्ध धर्म में अर्धमागधी या पाली भाषा का प्रयोग, वही जैन धर्म में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु पाली भाषा और जैन धर्म में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। अगर बात किया जाए बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध, इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन दिया था वो सारनाथ में। वही अगर बात किया जाए सबसे अधिक धर्म उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में। सबसे प्रथम बार बात किया जाए तो सारनाथ में, और सबसे अधिक श्रावस्ती में उपदेश दिया जाता है महात्मा बुद्ध के द्वारा, और यह जो उनका भाषा होता है वो होता है पाली। वही अगर बात किया जाए प्राकृत, तो प्राकृतिक जैन धर्म का प्रमुख भाषा था। नेक्स्ट है अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? अनुचुंबकीय, तो चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं, यानी कि पैरामैग्नेटिक किसे कहा जाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि पैरामैग्नेटिक आर दोज सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक मटेरियल्स। चुंबक की ओर छीन बल के द्वारा आकर्षित होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। वही अगर बात किया जाए डाईमैग्नेटिक का, तो ये स्लाइटली रिपेल्ड यानी कि वीकली रिपेल्ड होते हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर बात किया जाए फेरोमैग्नेटिक का, तो फेरोमैग्नेटिक के अंतर्गत हमें तीन याद रखना होता है, फेरस, कोबाल्ट और निकेल का। फेरस, कोबाल्ट और निकेल ये तीनों फेरोमैग्नेटिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 68। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? विशाल हाथी स्थापित है संकिसा स्तंभ पर। संकिसा स्तंभ पर हाथी, वही अगर बात किया जाए सारनाथ पे, तो सारनाथ पे सिंह का निर्माण है, सारनाथ पे सिंह का, और संकिता पे है हाथी। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी, एडवर्ड विल्सन ने साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखा है। नेक्स्ट है किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया? बात किया गया है भारत में कंपनी का व्यापारिक अधिकार को समाप्त करने का, तो यह 1813 के चार्टर एक्ट में प्रारंभ में समाप्त किया गया था। बाद में पूर्ण रूप से अगर बात किया जाए तो 1833 के चार्टर एक्ट में, तो यहाँ पे बात किया गया है व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त होने का, तो यह हो जाएगा 1833 का। वही आंशिक रूप से 1813 का चार्टर एक्ट में, जिसमें बतलाया गया था चीन और चाय से व्यापार सिर्फ कंपनी ही करेगा। चीन और चाय का व्यापार सिर्फ कंपनियों के द्वारा होगा, और 1833 में व्यापार में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त करने का बात हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? यह लंबी दूरी तक संचारित की जाती है, उत्पादन सस्ता होता है, परिमाण समान रहता है। तो परिमाण इसका समान नहीं होता है, प्रत्येक टाइम पे इसका परिमाण चेंज होते रहता है, यानी कि एट इंस्टेंट इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ होता है, यानी कि ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो सही नहीं है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक है डी.जी. तेंदुलकर। डी.जी. तेंदुलकर ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ? बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ? तो यह हुआ था शाहबाद में। ऑप्शन हो जाएगा ए, शाहबाद में। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय का
बात किया जाए तो यह बिहार में स्थित है और इसका सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा पहचान किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 75, उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलता है। उत्तर बिहार का उस नदी जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलता है तो वो हो जाएगा घाघरा नदी, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, घाघरा रिवर। नेक्स्ट है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिला है, पर्यटन उद्योग को, ऑप्शन हो जाएगा बी, पर्यटन उद्योग को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 77, घाटे का वित्त व्यवस्था। डिफिशिएंट फाइनेंसिंग एक साधन है किसका? डिफिशिएंट फाइनेंसिंग यह राजकोषीय नीति का एक साधन है, ऑप्शन हो जाएगा सी, घाटे का वित्त व्यवस्था यह राजकोषीय नीति का साधन है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो यह 2005 में प्रारंभ किया गया, ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारंभ वर्ष 2005 में हुआ, ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एंजिल का नियम निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करता है? एंजिल का नियम यह व्याख्या करता है मांग की धनात्मक आयलोच का, ऑप्शन हो जाएगा बी, मांग की धनात्मक आयलोच का व्याख्या करता है एंजिल का नियम, ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण एवं विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण एवं विकास बैंक IBRD यह बैंक जो ऋण देता है वह दीर्घकालीन ऋण देता है, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण एवं विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण देता है, ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बेरोजगारी का क्या दुष्प्रभाव होता है? बेरोजगारी का दुष्प्रभाव, तो बेरोजगारी के कारण निर्धनता, निम्न जीवन स्तर एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य में गिरावट होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। बेरोजगारी का दुष्प्रभाव निर्धनता, निम्न जीवन स्तर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में गिरावट, ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप कैसा है? भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक, समाजवादी और पूंजीवादी तत्व का समन्वय, इनमें से सभी हो जाएगा। विकेंद्रीकृत, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप विकेंद्रीकृत, निर्देशात्मक, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों तत्वों का समन्वय होता है, अर्थात भारत में जो अर्थव्यवस्था होती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अरे क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर है 83, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, ऑप्शन है परिवहन सेवा द्वारा, संचार सेवा द्वारा या वाणिज्यिक सेवा द्वारा। अगर बात किया जाए भारत में सेवा क्षेत्र का निर्माण जो होता है वो परिवहन सेवा द्वारा, संचार सेवाओं एवं वाणिज्यिक सेवाओं तीनों को हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पार्लियामेंट द्वारा, ऑप्शन जो इसमें हो जाएगा डी, सेवा क्षेत्र का निर्माण परिवहन सेवा, संचार सेवा एवं वाणिज्यिक सेवा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की न्यूनतम आयु क्या है? यहाँ पे 1999 नहीं बल्कि 1989 हो जाएगा। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में 61वां संविधान संशोधन, याद रखना है 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो एज जो किया गया वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 1989 के तहत पार्लियामेंट द्वारा जो एज किया गया डिसाइड वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, और यह था हमारा 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 85, 1911 में को चीन क्रांति के महान योगदान था किनका? 1911 का चीन में क्रांति में महान योगदान था सन्यात सेन का, ऑप्शन हो जाएगा सी, सन्यात सेन। यह 1911 के चीन क्रांति से संबंधित है। वही अगर बात किया जाए होची मिन्ह का तो यह वियतनाम क्रांति से संबंधित है। होची मिन्ह का प्रमुख योगदान होता है वियतनाम की क्रांति में, और लेनिन का बात किया जाए तो ये रूस की क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 86, हनोई समझौता कब हुआ था? तो यह वर्ष 1946 में, वर्ष 1946 में हनोई समझौता होता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? खालसा पंथ संस्थापक है गुरु गोविंद सिंह, और खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है बैसाखी पर्व, ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। बैसाखी पर्व खालसा पंथ के स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा का अगर बात किया जाए बिरहा, तो बिरहा यह बिहार का है, घूमर यह राजस्थान का है। वही अगर बात किया जाए कालबेलिया का, तो यह कालबेलिया राजस्थान का है, कालबेलिया राजस्थान का है। अगर बात किया जाए रंगबाती, तो यह ओडिशा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रंगबाती यह ओडिशा का एक प्रमुख लोक नृत्य है, ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विश्व के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है? तो यह हो जाएगा सरगैसो सी, सरगैसो सागर का संबंध
यह उत्तरी अटलांटिक सागर का प्रमुख सागर है जिसका कोई समुद्री सीमा नहीं है। यह उत्तरी अटलांटिक का प्रमुख सागर है सरगैसो सी, जिसका कोई भूमि सीमा नहीं है। सरगैसम सवाल इसमें पाया जाता है और इसका कोई लैंड बाउंड्री नहीं है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। जेट प्रवाह किसका एक विशेष रूप है? जेट प्रवाह का बात किया जाए तो यह एक भूविक्षेपी पवन है। जेट प्रवाह एक प्रमुख भूविक्षेपी पवन है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? तो बहिर्मंडल में ताप का जो इंक्रीमेंट होता है वो बहुत ही तीव्रता पूर्वक होता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ऑपरेटर के द्वारा किया गया कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देता है? ऑपरेटर के द्वारा किया गया कार्य कंप्यूटर के वीडीयू अर्थात विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे दिखाई देता है। वीडीयू अर्थात विजुअल डिस्प्ले यूनिट पर। अगर बात किया जाए सीपीयू का तो इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू कहलाता है। वही सीपीयू का ही पार्ट होता है एएलयू, जिसे हम पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। सीपीयू का ही पार्ट के अंतर्गत आता है एएलयू। अगर बात किया जाए आईबीएम का तो आईबीएम अर्थात इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यह कंप्यूटर निर्माण करने वाली एक प्रमुख फैक्ट्री है। आईबीएम कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। कंप्यूटर के किस भाग पर जो कार्य किया जाता है वो दिखाई देता है, वो वीडियो कहलाता है और इसे हम आम भाषा में मॉनिटर बोलते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एलटीई तकनीकी का उपयोग निम्न में से किस वायरलेस प्रौद्योगिकी की पीढ़ी में किया जाता है? एलटीई तकनीकी का उपयोग यह किया जाता है 4G में। ऑप्शन हो जाएगा सी। 4G में एलटीई तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 94। किसी व्यक्ति समूह या संस्था की आदेश निर्गत करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो यह सत्ता कहलाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। व्यक्ति, समूह या संस्था को आदेश निर्गत करने की क्षमता को सत्ता कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 95। कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो यह हो जाएगा चंडीगढ़। वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है चंडीगढ़। निर्माता है नेकचंद। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चंडीगढ़ यह वास्तुकला की दृष्टि से एक प्रमुख नियोजित शहर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 96। कौन सा दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? अगर बात किया जाए भारत में प्रमुख नागरिक सम्मान का तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वही पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान है। वही पद्म भूषण यह तीसरा है और पद्मश्री चतुर्थ भारतीय नागरिक सम्मान है। भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 4 भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला प्रमुख सम्मान है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कौन सा नाभिकीय शक्ति संपन्न है? कौन नाभिकीय शक्ति संपन्न है? तो आईएनएस चक्र यह प्रमुख नाभिकीय शक्ति संपन्न है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सुमेलित है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल जो है वो है बेसबॉल। यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। जापान का जूडो, भारत का हॉकी और पाकिस्तान का भी हॉकी है। अर्थात ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यूएसए का बेसबॉल, जापान का जूडो, भारत का हॉकी और पाकिस्तान का भी हॉकी है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन पहला हैवीवेट मुक्केबाज है जो अपने सारे जीवन काल में कभी परास्त नहीं हुआ है? हैवीवेट मुक्केबाज जो अपने जीवन काल में कभी परास्त नहीं हुआ, यह है रॉकी मार्सियानो। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। बात किया जाए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का तो इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है, वही अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। अर्थात 15 टोटल होते हैं। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य, जिसमें 5 अस्थायी का बात किया जाए तो फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। और अगर बात किया जाए ऑस्ट्रेलिया का तो ये प्रमुख अस्थायी सदस्य नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑस्ट्रेलिया एक प्रमुख अस्थायी सदस्य नहीं है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा 100 क्वेश्चन और इसी के साथ अपने वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर बतलाना है।